नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में। दर्शकों, बीमारियां कई तरह की होती है और उसका इलाज भी होता है, लेकिन कई लोग बीमारियों का इलाज नहीं करवाते हैं, वो इनको गुप्त रखते हैं। वो यही सोचते हैं कि समय के साथ साथ ये सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। वो ये नहीं सोचते हैं कि समय के साथ साथ ये ठीक होने के बजाय और भी गंभीर रूप ले लेगा। जी हाँ, ये एक घातक रूप ले सकता है। हम बात कर रहे हैं लेप्रेसी की, यानी कि कुष्ठ रोग की। आज इसी सिलसिले में अत्यधिक जानकारी देने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है असिस्टेंट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी अनिम्स के डॉक्टर अभिनव के शर्मा जी को। जी नमस्कार। अभिनव जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अब दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के जो कार्यक्रम है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो चुके हैं, तो आप हमारे इस कार्यक्रम को कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है सोशल मीडिया एक्स पर जाकर हमें फॉलो करें @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है और आज का विषय है लेप्रेसी। विषय से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो डॉक्टर अभिनव, हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि लेप्रेसी क्या है और इसका क्या कारण है, इसके बारे में हमें बताइएगा। जी मैम, लेप्रेसी एक बहुत बड़ी महामारी है जो पौराणिक काल से, वैदिक काल से रही है, पूरे विश्व में रही है। और चाहे आप मिडीवियल पीरियड बोलें, लास्ट 19 सेंचुरी से पहले बोलें, ये इतनी प्रेवलेंट थी हमारे देश में और वर्ल्ड में कि जब हम इंडिपेंडेंस हुए तो हमारे पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 3 डिजीज़ में इसका नाम लिया कि मलेरिया, लेप्रेसी एक हमारे देश के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिसका हमें ज़रूर निवारण करना चाहिए जी। तो ये एक डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट रही है हमारे देश में, और जबकि वर्ल्ड ओवर गवर्नमेंट्स के और डॉक्टरों के और सबके मेहनत से ये इसको बहुत हद तक ये इरेडिकेट हो चुकी है। और बहुत कुछ ही कंट्रीज़ रह चुकी हैं, 20 से 30 कंट्रीज़ है जहाँ पर ये अभी भी जहाँ पर केसेस होते हैं। और हालांकि आज हम इंडिया सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं सब फील्ड में, बट लेप्रेसी अभी भी एक सोर पॉइंट की तरह हमारे रिकॉर्ड में रहता है, क्योंकि 52% ऑफ ऑल केसेस जो अब तक लास्ट ईयर जो फ्रेश न्यू केसेस थे वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही पाए गए हैं। कि जो फ्रेश केसेस आ रहे हैं वो इंडिया में ही डिटेक्ट हो रहे हैं। ये इस वजह से भी है क्योंकि हम आजकल हमारा एक्टिव डिटेक्शन जो प्रोग्राम चलता है NLEP, उस वजह से डिटेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम वी आर एबल टू नो ये डिजीज़ कितनी अच्छी है। एंड येस, परसिस्ट भी थोड़ी हमारे देश में कर चुकी है। तो दैट इज़ वाई एक फाइनल पोस्ट स्ट्रैटेजी है जो अभी हम इशू हुई है 23 to 27। तो उसके तहत हमें एक फ़ाइनल फोकस करना है जिससे हम लेप्रेसी को पूरी तरह से अपने देश से इरेडिकेट कर सकें। सर, क्या ये एक से दूसरे को हो सकती है? जी, ये एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकती है। इसको ये कहना है कि ये कंटेजियस है और बहुत छुआछूत जैसे करना, ये एक समाज में भ्रांति सी फैली हुई है जिस वजह से इसका स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। अच्छा। कोई कुष्ठ रोग का मरीज़ होता था, चाहे आप कहीं किसी भी काल की बात करें, तो उस इंसान के साथ ऐसे दुर्भावना से कि नहीं इसने कोई पाप किया है, या इसके साथ हम बैठेंगे या इसको छुएंगे या इनको खाएंगे तो उससे हमें लेप्रेसी हो जाएगी, नहीं, इस तरह से लेप्रेसी नहीं फैलती जी। बहुत लंबा टाइम का कांटेक्ट होना, क्लोज कांटेक्ट, बहुत लंबे टाइम तक रहना, और उसके बाद भी एक इंसान की खुद की इम्यूनिटी, अगर खुद की इंसान की एक इंसान की इम्यूनिटी बहुत लो होती है, और अगर ऐसा पर्सन एक अनट्रीटेड लेप्रेसी, आप देखें कि क्वेश्चन इस बात पे गौर करें कि अगर उस लेप्रेसी पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं हुई है तो ही उसके बदन में कीटाणु की मात्रा इतने लेवल पर होगी कि वो एक दूसरे इंसान को उतना एक फोका, उतना इनोकुलम उसको दे सके। और उसके बाद भी दूसरे इंसान की इम्यूनिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी अच्छी है। ज़्यादातर लोगों में लेप्रेसी एक्सपोज होने के बाद भी पेशेंट को डिजीज़ नहीं होती। सर, इसमें जो है इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी हाँ। इम्यूनिटी सिर्फ यही नहीं डिसाइड करता कि एक इंसान को लेप्रेसी होगी कि नहीं होगी। इम्यूनिटी ये भी गाइड करता है कि ये इंसान को
किस प्रकार की लेप्रेसी होगी। अच्छा। चाहे वो थोड़ी कम वेरिएंट, लेस माइल्डर वेरिएंट हो, चाहे वो थोड़ा सिवियर वेरिएंट है। जी। सर ये किस वर्ग के लोगों को ज़्यादा होती है? राजा हो, रंक हो, हर वर्ग के इंसानों को, चाहे वो छोटे हों, उम्र में छोटे हों, चाहे वो मिडिल एज के हों, यंग हों, बूढ़े हों, सब वर्गों में ये लेप्रेसी का डिजीज़ सबको हो सकता है। और आप अगर हम हिस्ट्री में भी देखें, बहुत सारे राजाओं को रहा है, बड़े विद्वानों को रहा है, हर समाज के हर वर्ग में ये पाई जाती है disease। जी सर, इस विषय पर हमें 2023 में भी चर्चा करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है क्योंकि जैसे मैंने आपको वो स्टैटिस्टिक्स बताया, इवन सिर्फ ये 2021 टू 22 का स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इंडिया बहुत टाइम से ही, हालांकि हमारी ये डिज़ीज़ हमने 2005 में एलिमिनेट कर दी थी। बाय एलिमिनेशन वी मेन, हमारा मतलब ये है कि 10,000 में से एक से भी कम, एक इंसान पर 10,000 से भी कम को लेप्रेसी समाज लेवल पे था, बट उससे नीचे लेवल आ चुका है। मेजरली छत्तीसगढ़ और दादर नगर हवेली के अलावा बाकी सब इंडिया के स्टेट्स में इसकी जो प्रेवलेंस है, इसकी जो इंसिडेंट प्रेवलेंस टोटल जो डिजीज़ है वो कम है, लेस देन 1 पर 10,000। पर अभी भी हम इरेडिकेट नहीं कर, कुछ 2 स्टेट जो मैंने नाम बताया, इनमें अभी भी ये डिजीज़ 1 पर 10,000 से ज़्यादा है। अच्छा। जो एक फ्रॉम एपिडेमियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू वो थोड़ा एक डिस्कंसर्टिंग फैक्टर है। और ना ही सिर्फ ये डिजीज़ होना, ग्रेड 2 डिसेबिलिटी मतलब अपंगता होना, ये इसकी मात्रा भी बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी थोड़ी ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, ये थोड़े स्टेट्स आगे हैं ग्रेड 2 डिसेबिलिटी के रेट्स में। तो अभी भी ये डिज़ीज़ हमारे देश में है और इरेडिकेशन से हम थोड़े दूर हैं। तो एक फाइनल पुश स्ट्रैटेजी हमें इस डिज़ीज़ के बारे में अवेयरनेस करनी है कि भले ही हम बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं, जब बहुत ज़्यादा थी ये डिज़ीज़ हमारे देश में, बट अब बस एक लास्ट फाइनल पुश हम ये 4 साल में हम एम कर रहे हैं जो हमें अपने गोल्स तक लेके जाए। सर क्या हमारे द्वीप समूह में अब भी लेप्रेसी है, और अगर है भी तो क्या ये अब आम बात हो गई है? आम बात तो नहीं कहूँगा मैं, अंडमान निकोबार में ये डिज़ीज़ बहुत, इसकी प्रेवलेंस बहुत कम है। बट अभी जैसे आप जानते हैं 2020 के बाद कोविड के होने की वजह से, और मेनलैंड में भी मैं यही कहूँगा कि बहुत जगह मेडिकल कॉलेजेस जैसे कोविड की वजह से थोड़ा टाइम गैप आ गया था, या बहुत टाइम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत ऐसे एक जैसे साइलेंट डिजीज़, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा डिजीज़ नहीं है कि आप जैसे ज़ुकाम होता है या कुछ होता है, आप कहीं घूमने गए, किसी ने ज़ुकाम, कोई और छींक रहा था, उससे आपको हो गया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कुछ हफ्ते, कुछ महीनों से लेकर 10 साल तक होता है। तो ये बहुत साइलेंट डिजीज़ की तरह होती है। तो ये इसका होना ना होना बहुत सारे कारणों, कोविड के टाइम जैसे आप जानते हैं कि कोविड होने से बहुत लोगों की इम्यूनिटी कम हुई, तो ऐसे पेशेंट हो सकता है, ऐसे पर्सन में ऑलरेडी वो लेप्रेसी का कीटाणु रहा हो, उस वजह से उनको सिम्टम्स अब आने शुरू हुए। तो ये जो अब के जो 2, 3, 4, 5 साल है, हो सकता है वो जो एक साइलेंट बर्डन था वो हो सकता है अब बहुत उभर के निकले। तो उस वजह से भी हमें ये डिज़ीज़ के बारे में अभी चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी सर, यदि किसी व्यक्ति को लेप्रेसी हो जाए तो किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं? जी, ज़्यादातर तो साइन एंड सिम्टम्स ज़्यादातर हम इनको 3-4 टाइप से बोलते हैं कि या तो त्वचा में दिखते हैं, या नसों में आते हैं, या इंसान को उसकी मांसपेशियों से जुड़े हुए कुछ सिम्टम्स आते हैं, या ये कई बार सीधा ही इंसान इतना इग्नोर करता है, या कई बार सीधा अपंगता जिसको बोलते हैं। तो पैचेस नहीं आती और अपंगता आ जाती है। हाँ, कई बार सिर्फ नर्व्स की अफेक्शन होती है, स्किन में इतनी कुछ नहीं, कई बार नहीं भी आता। अच्छा। तो स्किन की अगर बात करें तो जो श्याम रंग के व्यक्ति होते हैं उनमें थोड़ा हल्के रंग के पैचेस आना, हल्के रंग के दाग आना, तो कई बार वो लोग सोचते हैं कि ये कोई फंगल इन्फेक्शन जैसा है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। जिन लोगों का रंग थोड़ा गेहुआ होता है, उसमें थोड़ा सा सफ़ेद रंग के पैच और थोड़ा ब्राउन रंग, रेडिश रंग के पैच के बीच का कलर का पैच आता है। और जो लोग जिनका रंग बहुत हल्का होता है उनमें थोड़ा रेडिश कलर भी आ जाता है, रेडिश कलर पैच भी आता है, रेडिश टू, क्योंकि उनका रंग वैसे ही हल्का होता है। तो इस वजह से कई लोग इग्नोर करते हैं कि अरे ये तो थोड़ा सा फंगल होगा या क्या होगा, या कोई छोटा मोटा बीमारी समझ के उसको इग्नोर करते हैं। जी सर। कई बार बॉडी के ऐसे पार्ट्स में होता है जहाँ वो देख नहीं पाते, पीछे पीठ में आता है, कई बार ऐसे अंगों में आता है जहाँ पर इंसान रोज शीशे में अपने आप को देखता नहीं है। सर हम इस बात को जारी रखेंगे, कॉलर लाइन पे हम उनसे बात कर लेते हैं। जी। हेलो जी नमस्कार मैडम।
जी नमस्कार। जी अपना प्रश्न रखिएगा। हेलो। जी हाँ, अपना जी। प्रश्न रखिएगा। जी नमस्कार। हेलो। हेलो, बताइए मैडम, नमस्कार। जी। जी नमस्कार सर। जी। सर मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि मैंने अभी प्रोग्राम देखा तो जी। आपने कहा ये कम्युनिकेबल डिजीज है जी। जिसकी इम्यूनिटी जो कम होती है उनको फैलता है और त्वचा रोग है तो एक से दूसरे को फैलता है। सर मैं यही की हूँ, अंडमान की हूँ। क्या जीबीपन में इसके लिए कोई अलग वार्ड है क्या सर? और इसके साथ साथ एक दूसरा प्रश्न भी मैं एक साथ पूछ लेना चाहूंगी कि सर मेरे फैमिली में एक दो लड़कियां हैं जिससे लेटेस्ट पहले हुई थी, उनके गाल पे या होंठ में कुछ निशान है सर। उसको लेकर सर उनकी शादियां वगैरह नहीं हो पा रही है सर। लोगों को लगता है कि ये आगे भी हो सकती है, फैल जाती है, होने वाले को बच्चे को होंगे। तो ये दो चीज के बारे में मुझे जानना था। जी। जी, पहली तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि लेप्रेसी के लिए सेपरेट वार्ड नहीं, एक बहुत ही गलत धारणा है कि लेप्रेसी वालों को अलग रखना चाहिए। नहीं, ये पूरी तरह से क्योरेबल है, इसका उपचार बहुत होता है। और लेप्रेसी इनका वार्ड हम स्किन वार्ड में ही इनको ट्रीट करते हैं। और पेशेंट को एक बार भी एक भी गोली मिल जाए, अगर रिफेम्पसिन एक भी गोली लेते हैं तो 99.9 उनका कीटाणु खत्म हो जाता है। मतलब उनसे दूसरे इंसान को संक्रमण होने का चांस बहुत ज़्यादा 99.9% ख़त्म हो जाता है। रही बात शादी और उसकी, तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी महामारी थी, पौराणिक काल से थी, पहले भी थी, अब भी है। तो बहुत धारणाएं हैं, हमारे सरकारों का बहुत इसमें साथ रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। ये अब तलाक या डिवोर्स का कोई ग्राउंड नहीं रहा है। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका लेजिस्लेशन में कि किसी अगर इंसान को लेप्रेसी है भी तो वो इंसान शादी नहीं उसकी टूटेगी, इट इज़ नो मोर अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। और अगर एक बार वो पेशेंट अच्छे से क्योर कर चुका है, ठीक से क्योर हो चुका है, तो वो पेशेंट एक हेल्दी लाइफ पूरी अपनी जिसकी जितनी उसकी उम्र है वो अच्छे से हेल्दीली जी सकता है और उनके बच्चे भी हो सकते हैं। इवन अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर ये डिजीज़ लेप्रेसी पाई जाती है तो भी इसका उपचार पॉसिबल है। जी। बच्चे नॉर्मल टू हेल्दी, थोड़ा अंडर वेट कई बार हो जाते हैं, बट उस डेफिनेटली और उससे ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। जी। ट्रीटमेंट रेगुलरली लें तो कोई दिक्कत नहीं आता। जी, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अभिनव, जी। जैसे कि हम लेप्रेसी की बात कर रहे हैं, जी। तो लेप्रेसी को इतना कलंकित क्यों किया गया है? इसे अभिशाप का नाम भी दिया गया है। जी, जो दिखता है वही सबसे ज़्यादा रिपेल करता है। तो कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं कि जो, अब जैसे आप कोविड ले लें या ज़ुकाम ले लें या कोई एक्ने ले लें, तो जिन डिजीज़ेज़ का एक विजुअल एस्पेक्ट जो दिखने में ज़्यादा होता है और जितना डिसफिगरिंग होता है, जब तक, मैं एक्ने का एग्जांपल आपको देता हूँ कि लोग एक दो पिंपल लेके चलते हैं, अरे कोई नहीं, ये तो कॉमन है। जब तक वो पिंपल छोटे से बड़ा नोड्यूल गांठ नहीं बनती और उसका पूरा चेहरा नहीं बनता, जब तक वो भयावह रूप नहीं लेती, तब तक किसी को बुरा भी नहीं लगता, किसी वो इंसान को भी खुद उससे डर नहीं लगता। तो ये तो एक बहुत सिंपल एक्ने वल्गैरिस की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेप्रेसी तो एक ऐसी महामारी है जो ना ही सिर्फ चेहरा, वो व्यक्ति के बाल हों, चाहे चेहरे की स्किन हो, चेहरे की हड्डियाँ हों, कान की भी कार्टिलेज हो, नाक की कार्टिलेज हो, एक इंसान को इतना भयावह रूप, जो इनका सबसे जो सिवियर टाइप होता है लेप्रोमैटस लेप्रेसी, उसमें इंसान की अपीयरेंस ही बदल जाती है। ना ही सिर्फ अपीयरेंस, उसकी उंगलियां, उसके पैर हों, कई बार उनका पूरा शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है। कुछ लोगों के उंगली गिर जैसे आगे से एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो वो अपंग होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो लोग यही समझते हैं कि जैसे ये किसी कोई अभिशाप है या कोई इस चीज़ का एक रोल है, और इसमें समाज का और पुरानी मान्यताओं का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ को बढ़ाने में। जी। जी। तो डॉक्टर अभिनव, हम जानना चाहेंगे आपसे जी। कि लेप्रेसी और ल्यूकोडर्मा, जी। वाइट पैचेस जो होते जी। हैं, जी। इन दोनों में हम फ़र्क कैसे करें? क्योंकि कभी कभी लगता है कि ये जो छोटा सा वाइट पैचेस है, जी। ये बड़े होकर या आगे चलकर कहीं लेप्रेसी का रूप ना ले ले। जी, इनमें से मैं आपको यही बताऊंगा कि मैंने जब आपने तो एक खुद में महामारी है जो डिजीज़ है, जो हमारे बॉडी के बाकी अंगों में फैलकर बॉडी के बाकी अंगों का रोल फंक्शनिंग ख़राब कर सकती है। जैसे पसीना आना, छूना, स्किन कोई चूंटी लगता है, या सुनपन होना, झंझनाहट होना। श्वेत जो सफ़ेद दाग की बीमारी है वो सिर्फ केवल एक रंग की बीमारी है, वो सिर्फ एक डिसऑर्डर है, वो डिजीज़ नहीं है खुद से, अगर वो खुद में ही है। तो दोनों में बहुत बड़ा एक फ़र्क यही आता है कि इसमें नसें इन्वॉल्व होती हैं, सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है, और उसमें सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता।
अच्छा, तो क्या इसमें मृत्यु की भी कोई संभावना है? किसकी संभावना? लेप्रेसी मृत्यु की सर, डेथ्स की। जी बिल्कुल होती जी है। खुद से लेप्रेसी अगर शुरू के स्टेजेस में पकड़ी जाए, शुरू में ही ट्रीटमेंट हो जाए, तो जनरली पेशेंट की डेथ नहीं होती है। अच्छा। डेथ के भी 3-4 बहुत मुख्य कारण होते हैं कि सबसे पहले जो पेशेंट जिसको लेप्रेसी पता लगता है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी स्ट्रेस में होता ही है। जब उसको पता चलता है कि डॉक्टर उसको बताता है कि आपको कुष्ठ रोग है, तो कई बार वो पेशेंट डिनाइल में चला जाता है, नहीं नहीं ये कुष्ठ रोग नहीं हो सकता। उसका एक्चुअली जो पहले का डिप्रेशन है, उस उदासी है, वो 4 गुना 10 गुना बढ़ जाती है। उसको जब बताया जाता है, अगर उसको सिवियर टाइप का लेप्रेसी है, इवन साइलेंट टाइप, अगर थोड़ा माइल्ड टाइप का भी लेप्रेसी है, तो उसको हम ये बोलते हैं कि कम से कम 6 महीने या 1 साल तक उपचार चलेगा और 2 से 5 साल आप फॉलोअप में रहना है आपको। जी। तो पेशेंट सुन के ही थोड़ा घबरा जाता है। तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कॉज होता है जब पेशेंट सुसाइड करने की कोशिश करता है, और बहुत लोग करते भी हैं। कई बार ये थोड़ा रेयर है, दवाइयों की वजह से या दवाई के साइड इफ़ेक्ट से डेथ तो नहीं होती है, बट जो स्टेरॉइड्स हम देते हैं उस वजह से कॉम्प्लिकेशंस कुछ बहुत ही मिनिस्कुल पेशेंट्स में हमने तो नहीं देखा है इतना ज़्यादा, बट बहुत ही रेयर केसेस में उस वजह से भी पेशेंट्स को ऑलरेडी डायबिटीज़ होता है या हाइपरटेंशन होता है, उस वजह से वो कंडीशन अनकंट्रोल्ड हो जाना, उस वजह से उसको कोई इन्फेक्शन होना, उससे उसकी डेथ होती है। जी। कई बार लेप्रेसी में रिएक्शंस आते हैं, जी हाँ। कंट्रोल नहीं आता डिजीज़ का, और वो रिएक्शंस में बॉडी में टॉक्सिन्स जो विषाणु होते हैं, उस वजह से टॉक्सिन्स की वजह से एक कंडीशन होता है, रेयरली उससे भी पेशेंट की डेथ होती है। जी। ये बहुत रेयर होते हैं, ज़्यादातर मेजरली पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं, बट येस पेशेंट फ्रॉम लेप्रेसी में डेथ भी पॉसिबल है। सर इसमें बाकी ऑर्गन भी अफेक्ट होते हैं? जी बिल्कुल अफेक्ट होते हैं। जैसे सीवियर टाइप होता है, इसमें सिर्फ स्किन ही नहीं होती है, नसें सबसे पहले जो बाहर की पेरिफेरल नर्व जिसको हम बोलते हैं, नसें इसमें इन्वॉल्व होती हैं और नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। और जैसे जैसे ये सीवियर टाइप लेता है, ये अलग अलग सिस्टम्स में आने लग जाता है। जैसे कि आइज़ जो होती हैं, आइज़ में बहुत सिम्टम्स आते हैं। ब्लाइंडनेस, पहले के एग्ज़ाम आने में जब ट्रीटमेंट इतनी इफेक्टिव नहीं थी तो आंखों की रोशनी कम हो जाना, जी। ब्लाइंडनेस, सबसे पहले पेशेंट कंप्लेंट ही यही लेकर आता था कि मेरा विजन लॉस हो रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहले। सर हम इलाज के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे सर, जी। इस बारे में हमें ज़रा विस्तार से बताइएगा। जी, इसका इलाज आज के ज़माने में बहुत ही सॉर्टेड है, और जैसे मैंने बताया, आज सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इसको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक जिनमें लेप्रेसी के कीटाणु की मात्रा कम होती है, जिसको हम पॉसीबैसिलरी बोलते हैं, और एक कैटेगरी वो होती है जिन पेशेंट्स में लेप्रेसी के कीटाणुओं की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसको मल्टीबैसिलरी बोलते हैं। जी सर। तो पॉसीबैसिलरी वालों को 6 पैक्स देते हैं हम मेडिकेशन के, मंथली उनकी मेडिकेशन चलती है सुपरविजन में, तो उनको 9 महीने में ख़त्म करना है। और मल्टीबैसिलरी वालों को 12 पैक 18 महीने के अंदर अंदर ख़त्म करने होते हैं। जी सर। बाकी हर महीने हम उनको फॉलोअप में बुलाते हैं, और अगर उनको उस बीच भी अगर कोई कंप्लेंट आती है या कोई दिक्कत, रिएक्शन जैसा कुछ होता है, तो हम उनको डेली बेसिस पे जब भी वो आए, वो आ सकते हैं, हम उनको ट्रीट करते हैं। जी। सर कोई पेशेंट के बारे में आप बताना चाहेंगे कि वो इलाज आपसे करवाते थे और वो अब बिल्कुल भी ठीक हो गए हैं? जी, तो इस बारे में कुछ बताइएगा। जी, हमारे ऐसे बहुत पेशेंट हैं। पोर्ट ब्लेयर की मैं बात करता हूँ, जी। जो इसका लाभ ले चुके हैं। इसका ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट हैज़ इंश्योर्ड दैट एवरीबडी रिसीव्स ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेस्टिंग भी इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जी। तो ये हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। क्या उनसे हम बात कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप लगाइए उन्हें, एक तो फोन लगाएं। चलिए हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। जी सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि आपको लेप्रेसी जैसी बीमारी कब हुई थी, शुरुआत कैसे हुई थी, इस बारे में बताइएगा। हेलो हेलो। हेलो। हाँ भाई बताइए, आपको कैसे पता लगा था ये कुष्ठ रोग कैसे हुआ आपको, मतलब क्या ऐसा क्या कंप्लेंट हुआ आपको, बदन में क्या दिक्कत आई जिससे आपको लगा? मैं स्टार्टिंग में तो सर हुआ अपने से ये अजीब तरह सा छाला पड़ गया था। अच्छा जी। तो उसमें क्या, पानी भर जाने के बाद में वो अपने आप वो फट जाता था, उसके बाद में वो चोट हो जाता था। जी। जी। तो
तो उसी तरह में पूरा शरीर में फैलतेगी अब। उसके बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए। अच्छा, तो हमारे पास आने से पहले आपने कहीं से मेडिकेशन लिया था या वो किस हद जी, तक जी, आपको? तो हमारे जो ये जंगली घाट है आयुष मेडिकल, जी, हाँ वहाँ पर जाकर दिखाए थे। उन्हें वहाँ पर दवा दिए, लेकिन वो दवा में कुछ असर नहीं हुआ। ठीक है। जी जी। तो उसके उसके बाद बाद जीविपन में जाकर दिखाए। जो कितना सुधार आया उसके बाद आपके छाले पर? जी कितने सुधार आया, मतलब कितना ठीक हुआ, कितने हद जी, तक ठीक हुआ? अभी तो फिलहाल बहुत सुधार हो गया है। जी, ये कितने साल अभी से था आपको? जैसे अभी 3-4 दिन के बाद में फिर मेडिसिन लेते हैं। जी जी। और जैसे डॉक्टर जो दिए हैं हमको मेडिसिन, वो हिसाब से अभी हफ्ता में 2 बार खाते हैं। अच्छा तो अभी तो फिलहाल नॉर्मल हो चुका है। जी। सर अब आप क्या बिल्कुल ठीक हैं? ये फिलहाल अभी तक पूरा कंप्लीट ठीक नहीं हुआ है। जी, कभी जी। कभी फिर जैसा गर्मी जैसा पड़ता है तो शरीर में तो लाल धब्बा आ जाता है कभी कभी। अच्छा, रिएक्शन होते हैं। जी हाँ, ऐसे छोटे मोटे रिएक्शन तो होते रहेंगे जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है, लेकिन फिर भी आप दवाइयों का सेवन आप रेगुलर करते रहिएगा। जी, आप बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, बस थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी और सर, मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि इनका एक्चुअली ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है और ये अभी ऑब्जर्वेशन फेज़ में है, अच्छा। जो ट्रीटमेंट के बाद फेज़ शुरू होता है। क्योंकि ये कहना कि एकदम पेशेंट के बॉडी से सारे कीटाणु ख़त्म हो जाते हैं, ये गलत होता है। अच्छा। थोड़ा थोड़ा उसको माइल्ड फीवर आना, जैसे इन्होंने बताया गर्मी जैसा लगता है या कुछ छोटा छोटा दाग जैसा आता है, इसी के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को कि अगर वो रिलैप्स में ना चले जाए या उसको कोई रिएक्शन फिर से ना आए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट के बाद भी वो जो आगे के 5 इयर्स 2 से 5 साल होते हैं उसमें हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। जी। उसमें वो वाली दवाई नहीं देते जो हम 12 महीने पहले उनको देते हैं, बट उनको हम लाइट मेडिकेशन जो उनका अगर कोई सिम्टम होता है या उनको कटेल करके पेशेंट के हिसाब से टेलर मेड करके हम देते हैं। जी सर, ये क्या रिलैप्स है सर? जैसे कि 100% ठीक हो जाता है, लेकिन क्या इसके दोबारा आने के चांसेस है? जी, जैसे यही पेशेंट की आप बात कर लें, इन्होंने 12 महीने ट्रीटमेंट ले चुके हैं। अच्छा। बट अभी चूंकि इनका फर्स्ट ईयर है फॉलोअप का, अच्छा। तो थोड़ा सा माइल्ड फीवर आना, थोड़ा जैसे फीवर आता है कई बार, स्ट्रेन करते हैं पेशेंट, रेगुलर लाइफ रिज्यूम करते हैं तो बॉडी एकदम से अडेप्ट नहीं कर पाती है। कई बार स्ट्रेस होता है, बहुत सारे कारण होते हैं, माइल्ड इन्फेक्शंस होती हैं, उस वजह से भी उनको लगता है एक्चुअली कहीं ये मेरी कुष्ठ रोग फिर से तो नहीं आ गई। अच्छा। बट वो एक्चुअली कई बार उसी का ही पार्ट होते हैं। जी। तो ये कई बार फिर से डिजीज़ रिलैप्स करती है क्योंकि एक परसिस्टर बैसिलाई होते हैं। कितनी भी आप दवाई कर लें, सब में नहीं होता है, बट 0.5 to 1% किसी एक मात्रा केसेस में होता है। उनमें थोड़े से परसिस्टर बैसिलाई स्टे कर जाते हैं और वो वही इम्यूनिटी फिर से कम होने की वजह से कई बार पेशेंट्स वो केयर नहीं कर पाते जो हम उनको बताते हैं, तो उस वजह से भी ये डिजीज़ कई बार कुछ लेवल तक वापस आती है। जी सर, ऐसे व्यक्तियों को सोसाइटी और फैमिली की कितनी ज़रूरत होती है, कितने सपोर्ट की ज़रूरत होती है? हर मोड़ पर इनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि इवन जब ये उनको सिम्टम्स होने शुरू होते हैं तो इंसान बौखला जाता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, और उस वक्त उसके आसपास के जो वो 3-4-5 लोग होते हैं वही उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम। अगर वो ही उनको प्रोत्साहन देते हैं तो ही वो हेल्थ केयर एक्सेस करते हैं, वरना कई बार स्किन में दाग है तो वो इग्नोर कर लेते हैं, चलो ये लगा लेंगे वो लगा लेंगे, छुपा लेते हैं। जब तक नसों तक दिक्कत ना आए वो आते नहीं हॉस्पिटल में। तो एक फैमिली मेम्बर या उनका कोई फ्रेंड हो, चाहे वो हस्बैंड हो, कोई भी उनके साथ में जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ हो, वो उनको सबसे पहले एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर कराते हैं। उसके बाद जब ट्रीटमेंट का फेज शुरू होता है, ये समझाना कि ये दवाई से ये कुछ इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं बॉडी में। तो ये चीज़ें इंसान, आप खुद सोचिए, अगर कोई में किसी को भी हम बोलें, हम खुद के लिए भी बोलें कि हमें ये एक गोली 1 साल तक खानी है, या तो हम नहीं खा सकते। हम रोज़ हमारी फेवरेट जो कोई खाने की चीज़ है वो भी हम डेली नहीं खा सकते। तो एक कोई इंसान होना, और वो हो बेटर हो वो 3-4 इंसान हो, जितने भी हो सकें, वो एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। आपका तात्पर्य है कि मेडिसिन तो चलता रहेगा लेकिन फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फैमिली सपोर्ट में ना ही सिर्फ उनके फैमिली मेम्बर हों, अगर आप गांव में भी हैं तो आपके वहाँ की आशा दीदी जो हैं, ANM दीदी हैं,
हॉस्पिटल स्टाफ है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो भी स्टाफ है, सब आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस डिजीज़ में अकेलेपन जैसा महसूस करना बहुत ज़्यादा, पेशेंट फील करता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि अब इसकी तादाद कम हो चुकी है, लेप्रेसी के केस पहले जितने नहीं रहे हैं। तो अब एक्चुअली कम होने में जब ये डिजीज़ किसी को होती है तो उसके पास कोई होता नहीं है बात करने वाला, इवन उसको अजीब लगता है, या होती जो भी पेशेंट है उसको बहुत अजीब लगता है बात करने में कि अब यहाँ दर्द हो रहा है, इधर नस का दर्द हो रहा है, मैं किससे बात करूँ, किससे शेयर करूँ। कई बार फैमिली मेम्बर भी इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं। तो आप इस तरह से बिल्कुल ना फील करें। आप ये मेडिसिन जो भी आपके पास में हेल्थ स्टाफ हैं जो ट्रेंड है इस चीज़ में, आप उसको जाके दिक्कत, अगर आपको उनसे भी सपोर्ट नहीं लग रहा ठीक, तो आप पास के जो भी हेल्थ सेंटर है, बड़ा शहर का जो हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे लेप्रेसी सेंटर ऑलमोस्ट इंडिया के हर बड़े शहरों में, गांव में हैं, तो आप वहाँ हमेशा फॉलोअप में एक बार ज़रूर दिखाएं और एक्सेस करें। सर, लेप्रेसी जैसे पेशेंट को किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए? लेप्रेसी के पेशेंट को मैं सबसे ज़्यादा यही कहूँगा कि वो अपने, क्योंकि ये प्राइमरली जो लेप्रेसी का जो कीटाणु होता है वो हमारे बॉडी में घुस के नसों को सबसे पहले इफेक्ट करता है और नसों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो उसको हाथों में, पैरों में या बदन के किसी पार्ट में भी गर्मी ना लगना, ठंडी ना लगना, छोटी चूंटी सुन्नपन जैसा होना, झंझनाहट होना, इस तरह के सिम्टम बहुत होते हैं जी। अब जैसे सर्दी का मौसम आ गया है, कई बार मेनलैंड में जैसे मैं कहूँगा लोग हीटर लगा के बैठ जाते हैं कि चलो अब पेशेंट ट्रीट हो जाता है, उसको लगता है मैं भी बैठ जाता हूँ, तो उसको एक्चुअली वहाँ पर हाथ पैर में जलन कितनी हो रही है उसको पता नहीं लगता। तो वो शाम रात को बैठता है, सुबह उठता है तो वहाँ पर एक जलन की वजह से फोड़ा बन गया होता है जी। तो उससे वो घाव बन जाता है। तो एक से एक चीज़ जो इनोक्यूसली बिना सोचे, जो उसने सोचा जो मैं पहले करता था, उस चीज़ से कई बार वो गर्म चाय का एक टम्बलर होता है या पतीला होता है वो पकड़ता है, उसको पता नहीं लगता कि वो कितना गर्म होता है, उससे भी उसको घाव बनना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उनको ध्यान रखना होता है। कई बार इंडिया में जैसे आप जानते हैं हर एक इंसान को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तो चाहे वो गांव में हो चाहे सिटी में हो, बहुत लंबा डिस्टेंस चलना पड़ता है, बहुत लोगों के पास स्कूटर नहीं होता जी सर। तो बहुत लंबे टाइम तक साइकिल चलानी पड़ती है, तो पैर में वैसे ही छूने का पता नहीं लग रहा, तो छोटे छोटे कंकड़ लगते हैं वो चप्पल के वजह से, वहाँ घाव बनना, उसको पता ही नहीं लगता घाव बन गया हाँ। जब तक वो घाव बहुत डीप लेवल तक नहीं पहुँचता तब तक उसको पता ही नहीं लगता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हर चीज़ तो हम नहीं कर सकते, बट पेशेंट अपना ट्रीटमेंट के दौरान थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखे, अपने स्किन का ध्यान रखने, अपने मसल्स का ध्यान रखे, अपने बॉडी रेगुलर अच्छी डाइट खाएं, बहुत एक्सर्शन ना उठाएं। सर, आपने इस कार्यक्रम के माध्यम जो है लोगों के भ्रम को दूर किया है, तो अब चलने से पहले हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा सबको कि लेप्रेसी इज़ नॉट अ इनक्योरेबल डिजीज़, ये लाइलाज बीमारी नहीं है। ये अगर सही टाइम पर हम इसका उपचार कर लें, सही टाइम पर हम इसको पकड़ लें, सही टाइम पर अगर इसका डायग्नोसिस हो जाए तो उपयुक्त टाइम में ट्रीटमेंट शुरू करें। ना ही सिर्फ स्किन में इसको फैलने से रोकती है, मेन चीज़ ये नसों में जब फैलता है तो ये अपंगता ला सकता है, आँखों में कमज़ोरी होना, आँखों में अंधापन होना, हाथ पैर अपंग हो जाना, बॉडी की मांसपेशियाँ पूरी ख़राब हो जाना, इंसान कुछ ना करने लायक, इस तरह की स्थिति ना आए। इसीलिए टाइम से आप दिखाएं, इस चीज़ को लेके घर ना बैठें, इग्नोर ना करें, और इसकी ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव होती है। मोस्ट केसेस में पेशेंट ट्रीट हो जाते हैं एंड फॉलोअप पीरियड के बाद पेशेंट्स को कोई रिस्क नहीं रहता जी। तो आप एक्सेस करें हेल्थ केयर और इसके बारे में कोई गलत धारणा ना रखें। मैं चाहूँगा सब लोग पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करें इसके बारे में कि अगर किसी को लेप्रेसी है भी तो उससे आप भेदभाव ना करें। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब, आप इस कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को लेप्रेसी से संबंधित बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ दी। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इन सभी बातों से जागरूक हुए होंगे और कई दर्शक जो है हमारी बातचीत से लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, किसी भी चीज़ से डरिएगा मत, उसका डट कर सामना कीजिएगा, बिल्कुल ही, क्योंकि यदि हम इस चीज़ से भागेंगे तो ये प्रॉब्लम्स हमें ही फेस करना होगा। तो अब चलते चलते मैं आपको पुनः दोहराना चाहूँगी कि दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के जो कार्यक्रम है वो सोशल प्लेटफॉर्म एक्टिव हो चुके हैं। तो आप हमारे इस कार्यक्रम को यदि दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर सीधे देख सकते हैं।
तो सोशल मीडिया एक्स पर जाकर हमें फॉलो करें @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर और हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। यदि आप हमें लिखकर भेजना चाहते हैं, कार्यक्रम संबंधी कोई सूचना देना चाहते हैं, तो हमारा एड्रेस है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, दिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। हमारा ईमेल ID है hopddkportblair@gmail.com। तो दर्शकों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।